दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो आर्ट से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर का नाम है पंकज पाठक, जो फिलहाल दुबई में वर्क कर रहे हैं। इंडिया आए हुए थे तो मैंने कहा कि इनसे बातचीत करके थोड़ा आपके फाइनेंस और सीए के पेशे से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझी की जाए। तो विद्यार्थी जो बीकॉम करना चाहते हैं या कॉमर्स लिए हुए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए। सर। Hello Vivek and hello to all viewers. Thanks for having me on your platform. मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, सीए क्वालिफाई किया मैंने 2015 में। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया अपने आईसीआई, जो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम लोग सीए क्लियर करते हैं। वहाँ पे एक एप्लीकेशन देते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है हम लोग किसी कंपनी का ऑडिट और दूसरे जो सिग्नेचर जिसमें सीए के रिक्वायर्ड हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैंने जब मुंबई में चालू किया तो एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भोपाल से मूव करके मुंबई में गया था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कुछ हर्डल्स भी थे। बहुत सारे बिजनेसमैन से और बड़े सीए लोगों से मिलने की मुलाकात हुई। इसी बीच में मुझे नाइजीरिया में एक ऑडिट मिला था। मैं वहाँ नाइजीरिया गया, लेगोस में। वहाँ पे मैंने काम करके देखा, वहाँ के लोगों से मिला। मुझे ऐसा लगा कि बाहर जो लोग काम करते हैं वो बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, बहुत अच्छा सेविंग हो जाती है उनकी। तो मुंबई वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा इस यहाँ पे बहुत सारे साल लगा कर स्ट्रगल करके एक बेस बनाने से अच्छा है कि क्यों ना फॉरेन में मूव किया जाए और वहाँ पे कुछ अच्छा सेविंग करके वापस लौटा जाए। मुझे इसी बीच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दुबई से और मैं फिर दुबई मूव कर गया 2020 में। तो आप दुबई मूव किए, पहले मुंबई गए, फिर मुंबई से नाइजीरिया गए, नाइजीरिया से फिर आपको दुबई का मौका मिला। आप दुबई और इंडिया में क्या अंतर देखते हैं? जैसे कि दुबई के बारे में कहा जाता है कि हबीबी वेलकम टू दुबई, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो दुबई आइए, ठीक है, घूमिए फिरिए। दुबई और भारत में आप क्या खास अंतर पाते हैं? वहाँ के रहन सहन, वहाँ की लाइफस्टाइल और वहाँ के कॉरपोरेट, वहाँ के टैक्सेशन, सबके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। दुबई एक बहुत अलग दुनिया है, बहुत प्यारी सिटी है। इंडिया तो बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है, लोग अच्छे हैं। अगर मैं दुबई में, जैसा आपने कहा हबीबी कम टू दुबई, दुबई है घूमने फिरने के लिए। आपके पास पैसा है, आप आइए, घूमिए फिरिए, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। और अगर आप उधर जॉब करना चाह रहे हैं तो जॉब करने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। दुबई अभी नई सिटी है, अभी उसने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है और बहुत आगे और डेवलपमेंट के चांसेस हैं। दुबई नहीं, मैं पूरे यूएई की बात करूंगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, ये इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चाहे अबू धाबी में रहें, चाहे शारजा में रहें, अजमान में रहें, किसी भी प्रोविंस में आप रह रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, बिजनेस में, जॉब में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि फाइनेंस से रिलेटेड और अकाउंटेंट उनकी लाइफ के ऊपर बात करेंगे, तो मैं अगर अकाउंटेंट की लाइफ की बात करूं दुबई के अंदर या पूरे यूएई के अंदर, तो वहां पे क्या है, टैक्सेशन और जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी है, अपने आरओसी कंप्लायंस है, कंपनीज एक्ट है। तो ये सारी चीजें इंडिया के अंदर है। तो आपको कोई एक डिसीजन लेना है तो आपको सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने ये किया तो इसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप एक डिसीजन के लिए सब चीज आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। वही अगर आप दुबई की बात करें तो यूएई की बात करें तो वहाँ पे एक 5% वैट है या 0% है, कुछ एग्जम्प्ट है। तो वहाँ पे टैक्सेशन बहुत इजी है। अभी ये यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स चालू हुआ है जो कंपनीज के ऊपर है। अभी इंडिविजुअल्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। आपने जो कमाया है वो आपकी सेविंग, आप घर ले के जा सकते हैं। एक मिनट, इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपने 100 दिरहम बहुत कम बोल रहा हूँ, अगर आपने 5,000, 10,000, 20,000 दिरहम जो भी है आपने जो कमाया, आप अपने घर लेके जाइए, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। कहीं पे कुछ भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ की सरकार नहीं लेती है? अभी इन लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा।
तो 9% कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा। जो कंपनीज हैं उनका भी टर्नओवर क्राइटेरिया है कि आप इतने टर्नओवर के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके बाद आपको टैक्स देना जरूरी है। मतलब कंपनी के रूप में आपको टैक्स देना है पर इंडिविजुअल के रूप में आपको टैक्स नहीं देना है। जी बिल्कुल सही। तो इसीलिए आप मुंबई से दुबई चले गए कि वहां पे इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। हाँ, मेन पर्पस इंडिया तो मेरे बहुत करीब है और अच्छा, मेरे पेरेंट्स हैं। आप जब दुबई से पैसे लेकर आएंगे यहाँ पे तो उस पर तो टैक्स लगेगा? नहीं नहीं, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कुछ क्राइटेरिया है इनकम टैक्स के अंदर, और अभी तो इंडिया खुद चाहता है कि जो लोग बाहर गए हुए हैं वो वापस आए यहाँ पे बसें। फॉरेक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। मतलब टैक्सेशन वहाँ का इतना इजी है कि आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं और पैसे बचा भी सकते हैं। जी। हालांकि वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी महंगी जरूर है पर आप उस हिसाब से पैसे बचा करके ला सकते हैं। विवेक, वहाँ पे आप अगर बात कर रहे हैं महंगाई की, तो जो आप पे करते हैं उधर उसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपके बिल्डिंग के पास में ही आपको चिल्ड्रन पार्क मिल जाएगा, क्लीन, हाइजीनिक, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे पार्क के आसपास, कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पे लेडीज सिक्योर हैं। बहुत सारी ऐसे बेनिफिट हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए ऐसा लगता है कि अगर वो मिल जाए तो वो फैमिली के साथ रह सकता है। मुझे यूएई इसीलिए बहुत अच्छा लगता है एज एन कंट्री की। वहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत है एल्डर्स की, यंग लोगों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, तो इसकी वजह से सबके लिए, चाहे जॉब सीकर हो चाहे बिजनेस के लिए देख रहे हो। तो एक सीए को पहले क्या करना चाहिए? वो प्रैक्टिस करे या फिर वो अपना जॉब करे या जॉब के लिए अप्लाई करे? सबसे पहले ये एक सवाल उठता है जो भी सीए के एस्पायरिंग कैंडिडेट है कि वो उन्हें कि जॉब करना चाहिए या फिर प्रैक्टिस करें। हमेशा उनके मन में रहता है कि हम प्रैक्टिस करें, अपना फॉर्म खोलें, लेकिन वो जॉब में चले जाते हैं। आपने भी शायद सोचा होगा कभी कि अपना फॉर्म चलाएं। जी बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सीए कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि प्रैक्टिसिंग सीए क्या करता है, या जब मैं था तो कहते थे कि एक सीए बहुत सारी कंपनीज को हैंडल कर सकता है और वहीं जॉब में एक कंपनी हैंडल कर रहा है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे। तो अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जब आप सीए क्वालिफाई करते हो तो आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट को साइन कर सकते हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। अच्छा, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रहे हो तो आप बहुत सारी कंपनियों उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। वो जिस स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए आप ऑडिट कर रहे हो उससे उसके फ्रेमवर्क में है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक करके आप साइन करते हो। तो ये प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस में एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ऐसा है कि हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते, सीए लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा है कि आपने, ये हमारे आईसीआई के कुछ रेगुलेशन है ताकि क्वालिटी बनी रहे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप अपने एक बिजनेस का ऑडिट करो, मैं 4 का फ्री करूंगा, तो उसके वजह से क्वालिटी गिर जाएगी। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, और दूसरे भी वजह हो सकते हैं आईसीआई के रेगुलेशन। मतलब जो माउथ पब्लिसिटी के आधार पे गया तो गया। जी जी, अगर आज आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे सर्विसेज अच्छे हैं, मेरी कंसल्टेंसी अच्छी है, तो आप 4 लोगों को बोलेंगे, वो 4 लोग फिर मेरे पास आएंगे, फिर वो किसी और को बोलेंगे। तो इसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। आप ऐसा समझिए कि आज आपने प्लांट किया, वो कुछ सालों बाद फ्रूट्स देगा। तो आज सोचेंगे कि आज से ही मुझे सारे बेनिफिट्स मिल जाए, तो ये बहुत बहुत कम होता है। वही अगर आप, मैं जॉब की बात करता हूँ, तो आज के जो यूथ हैं उनको चाहिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, हर चीज महंगी, मोबाइल, कार। तो ये जॉब में जैसे ही आप आते हैं, आपके पहले महीने से ही आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। सैलरी भी अच्छी होती है, बुरी नहीं है। एक फ्रेशर सीए को आप देखेंगे तो काफी अच्छी सैलरी मिल रही है, और उसके बाद वो सेविंग स्टार्टिंग से है। प्रैक्टिसिंग सीए आगे चल के कितना कमाएगा वो पता नहीं, हो सकता है वो बहुत अच्छा कमाए, करोड़ों में भी कमा सकता है, लेकिन हो सकता नहीं, हजारों में कमाए, हो सकता है करोड़ों में कमाए, वो डिपेंड करता है कि उसकी हजारों से तो अच्छा ही कमाएगा। प्रैक्टिसिंग सीए काफी अच्छा कमाते हैं। लेकिन एक जॉब में जो है वो उसका पैकेज, अगर सिक्योरिटी का जो मैटर है, जॉब सिक्योर है, आपको पहले महीने से सेविंग आ रही है, आप अपने लाइफस्टाइल जी सकते हो, 2-4 महीने में लोन ले लो, कार ले सकते हो, घर जल्दी बन सकता है। तो एक अच्छी, आपके पास मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इकोनॉमिकली इनसिक्योर है तो जॉब करिए,
और सिक्योर हैं, आपके पास जनरेशनल वेल्थ है, पहले से आपका बैकअप अच्छा है, तो आप सीए की प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं। और आपके पास सबसे बड़ी बात पेशेंस है। तो हाँ, पेशेंस है, इंटरेस्ट आपका क्या है, आप किस तरह से अपने करियर को देख रहे हैं आने वाले अगले 10 साल या 20 साल में, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये जैसे एक बात कही जाती है बार बार कि जो सीए होता है उसके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, और हर कोई इनकम टैक्स भरवाना हो या टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी हो तो वो सीए के पास जाता है। एक इंडिविजुअल फाइनेंशियली साउंड कैसे हो सकता है, वो प्लान कैसे कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में? एक कॉमन इंडिविजुअल, एकदम लेमैन जिसको ना फाइनेंस के बारे में पता नहीं, उसको क्या करना चाहिए? उसको कुछ टिप्स दीजिए आप। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये नैरो टर्म्स में जो समझा जाता है वो गलत है। अभी क्या है, हर एक इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अपना फाइनेंशियल जो बैकअप है, जो फैमिली से वो बिलोंग कर रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो आने वाले 10 साल 20 साल या 30 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। आज हो सकता है आपके पास 2 बच्चे हों जिनको आप डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं। एक हो सकता है कि अभी बैचलर हो, वो 5 साल बाद 10 साल बाद शादी करना चाह रहा हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई एक मंत्र दे दिया गया है, इसकी वजह से सब पे लागू है। आज आपको देखना पड़ेगा कि आज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है अगले 20 साल में, और उसके हिसाब से प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे कि आजकल बहुत सारे वीडियो चलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे, बहुत सारी किताबें हैं जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताती हैं। बेबीलोन का जो सबसे अमीर है, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, और बहुत सारी किताबें हैं इसमें ये कहता है कि पहले आप सेविंग करो, 80% सेविंग करो या 20% करो, 40% करो। अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। तो एक कॉमन फार्मूला जिसमें कि सब फिट हो जाए, जिसमें कि एक बैचलर भी फिट हो जाए, एक मैरिड मैन भी फिट हो जाए, एक 2-4 बच्चों के पेरेंट भी फिट हो जाएं, और एक अधेड़ उम्र का आदमी भी फिट हो जाए। ऐसे कुछ कॉमन फार्मूला है क्या? मैंने अभी यही ब्रीफ किया आपको कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। आज एक एग्जांपल के रूप में मैं दे रहा हूँ, आज अगर मान लीजिए कोई बैचलर है 24 साल का, उसने जॉब की, और जॉब से जो भी सेविंग हो रही है वो एक रिस्क में ले सकता है कि आज उसके ऊपर बर्डन नहीं है, माँ बाप कमा रहे हैं, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, जो भी जॉब मतलब जो भी अपना कमा रहा है वो एक रिस्क ले सकता है। तो वो इक्विटी में डाल सकता है, इक्विटी में उसने डाला और हाई रिस्क वाले में उसका रिटर्न अच्छे आ सकते हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आएगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। वही एक इंसान जिसका बच्चा है, बीवी है, वो अकेला कमाने वाला है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता, तो उसको एफडी में डालना पड़ेगा पैसा, बॉन्ड्स में डालने पड़ेंगे, डिबेंचर्स में डालने पड़ेंगे। तो आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो एक सोर्स पे आपको डिपेंड नहीं होना है, मल्टीपल सोर्स आपको लेके चलना पड़ेगा आज की दुनिया में, ताकि आप अपना जो गोल जो आपने सेट किया है, गोल आपको सेट करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचेंगे। अब जैसे आपने कहा है कि इक्विटी में या एफडी में एक बड़ा बार बार आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में सबको जानकारी लेनी चाहिए। शेयर मार्केट में भी करें तो लॉन्ग टर्म करें या फिर उसको इंट्राडे करें, रोज रोज का देखें, रोज रोज करें। क्या एक औसत आदमी के लिए उचित रहेगा? जैसे मैं एकदम वो नहीं कह रहा हूँ, एक फिलोसॉफिकल नहीं बात कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट के आधार पे सबको अपना डिसाइड करना चाहिए। एक कॉमन फॉर्मूला जिससे कि उसको फॉलो कर सकता है वो, कि हाँ म्यूचुअल फंड तुम कर लो। आप जैसे आता है कोई डॉक्टर के पास तो कहता है भाई बुखार हुआ है, तो उसको पैरासीटामोल दे देता है वो, जी ठीक है, तो वो ऐसा कुछ। इक्विटी सबके लिए नहीं है, क्लियर मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं है। आज हो सकता है कि कोई एक टीचर है, कोई एक डॉक्टर है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, वो इक्विटी के जैसे अडानी के शेयर थे, काफी अच्छे थे, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, एक न्यूज आई शेयर क्रैश, लॉस, जिन्होंने उस गिरे हुए भाव पे बेचा है उनको बहुत लॉस हुआ है। तो आप अपडेटेड नहीं रह सकते ना मार्केट से, कि न्यूज मार्केट में आई, वो मार्केट उसी समय रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं शेयर मार्केट में डाल के रोज अपडेट रहूंगा, सारे न्यूज देखूंगा और मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। आप खुद भी करेंगे तो 10, 11, 12, 15% जाएंगे। कई लोग सोचते हैं मैं 10,000 लगा के 1 करोड़ कमाऊंगा, वैसा नहीं है। तो सबसे अच्छा है म्यूचुअल फंड में डालिए, SIP लीजिए, अपना जितना भी सेविंग आप डाल सकते हैं, वहां पे पोर्टफोलियो मैनेजर हैं,
आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे और काफी अच्छा रिटर्न्स भी देंगे जो आप खुद से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में तब तो खुद से करना तो एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 21 दिन में पैसे डबल नहीं होते हैं? जी बिल्कुल, इसकी टोपी उसके सर वाली कोई कहानी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे इस तरह के जाल में मत फंसिए। बहुत सारे मैसेज आएंगे आपको कि 30% रिटर्न दे रहे हैं, 50% रिटर्न दे रहे हैं। पॉसिबल कुछ शेयर्स में हो सकते हैं, एज एन पोर्टफोलियो नहीं होता है, इतना रिटर्न नहीं आता। चलिए, इसका मतलब ये दो चार चीज़ें निकल कर आई कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके आधार पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, और ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैसे 21 दिन में डबल नहीं होते हैं। आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए और सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, जहाँ पे फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल। अब सर मुझे ये बताएं कि आपकी, जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो 11th-12th में हैं या फिर बीकॉम में हैं, वो सीए बनना चाहते हैं, ठीक है? तो सीए कितने अटेम्प्ट में क्लियर होता है? क्या वो उन्हें उस परसिवरेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कितना टफ है सीए या कितना आसान है सीए? ये थोड़ा सा इस पे आप फोकस करें, सीए ये बनना। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप 11th में होते हैं तो आप अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं। कॉमर्स एक काफ़ी डाउनग्रेड करके देखा गया सब्जेक्ट है, पर रियल लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीए करने की सोच रहे हैं, और मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जिन्होंने सीए अपने फ्रेंड को देख के कर लिया या सुन के कर दिया कि रिश्तेदारों के प्रेशर में आके कर लिया, उनके लिए इस तरह का काम रिस्क मत ले। अपना आपका करियर है, आप स्टार्ट करके देखना चाहे तो देखिए, कुछ महीनों में ही समझ में आ जाएगा इज इट योर कप ऑफ टी और नॉट, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे सीए बन के बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलेगी और वो लाइफ एंड है, ऐसा नहीं है। सीए बनने के बाद आपको करियर के लिए और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वो रियल चैलेंजेस हैं। तो जैसे सीए बनने में कितने साल लग जाते हैं? सीए बनने में देखिए औसतन 4-4.5 साल लग जाते हैं। फिर इसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर कर रहे हैं। अगर आप फेल हो गए तो मई के बाद नवंबर में पेपर होता है, फिर नवंबर में अगर हो गए तो फिर मई में देना पड़ेगा। तो ऐसे 6-6 महीने का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे याद है मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और अभी लिंक्डइन पे एक लड़की का पोस्ट आया था जिसने 13 साल में कंप्लीट किया। ओके, मतलब आप 4 से लेकर 13 साल तक अगर पेशेंस रखते हैं तो फिर आप सीए बन सकते हैं। हाँ, ये है। और दूसरा ये भी है कि आप सीए की डिग्री लेने के बाद आगे का करियर कैसे देख रहे हैं, सिर्फ सीए कर लेने के बाद नहीं है ना। तो वो आप, अगर आपको बीच में लग रहा है आप क्यूट कर दो, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ और इसके बाद मेरा करियर भी बहुत अच्छा है, तो आप करो। आज जितने भी जॉब के लिए वैकेंसी आती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट मांग रहे होते हैं या सेकंड अटेम्प्ट, मैक्सिमम थर्ड अटेम्प्ट में जा रहे होते हैं। तो अच्छे जो जॉब हैं वो उनके लिए हैं। मतलब फ्रेशर्स की डिमांड है वहां पर। फ्रेशर की बहुत अच्छी डिमांड है। सीए हर फील्ड में है। अगर आप कोई भी सेक्टर में आप ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, कोई भी सेक्टर में आप ले लो, फैक्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज में आप देख लो, सीए को बहुत अच्छा डिमांड में है, बहुत अच्छी डिमांड में है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी फ्रेशर को मिल रही है, आगे ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस प्रोफेशन को बहुत ही नोबल भी समझता हूँ, और एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में भी बहुत अच्छा है। अब जैसे एक बात हमेशा कही जाती है कि सीए अगर आपके घर में कोई है या आपके परिचय में कोई है तो ब्लैक को वाइट कर सकता है, ठीक है? अब वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि ब्लैक को वाइट कर सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये एक मुहावरा बनाया गया है या फिर कुछ इसमें सच्चाई भी है? देखिए, ये इसका ऐसा समझिए कि जब क्लाइंट आता है हमारे पास तो क्लाइंट के मन में चोर होता है। सीए कभी आके नहीं बोलता कि चलो चोरी कर लो तुम। क्लाइंट आता है और वो बोलता है मुझे टैक्स नहीं भरना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई रास्ता बताओ। वो प्रेशर डालता है सीए के ऊपर। कभी भी सीए चोरी के लिए सजेस्ट नहीं करता है। और आज की जो जिस तरह का माहौल है इंडिया के अंदर, आईटी को बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी। आज आप जितने भी शेयर का आप कह रहे हैं ना, आप म्यूचुअल फंड लीजिए, शेयर लीजिए, कार खरीदिए, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में आपके सेविंग का इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट होके आता है। अगर आप देखेंगे वो तक इनकम टैक्स जानता है। तो यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे सब है। आपके बैंक के अंदर 2 लाख से ऊपर का कैश
ट्रांजैक्शन हुआ है वो चला जाता है इनकम टैक्स के पास। 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा हुआ है साल भर में तो चला जाता है। आप कुछ भी खरीद रहे हैं, सारी नॉलेज है, जितनी जानकारी आपको नहीं है उससे ज़्यादा बड़ी जानकारी इनकम टैक्स को है। मतलब तो हाँ, तो आप ब्लैक का वाइट या ऐसा सोच रहे हैं तो अपने आप को एक बेवकूफ़ी बनाने के ऊपर बेवकूफ़ बनाने का है। और ब्लैक का वाइट इस तरह से करते हैं कि कुछ जैसे लिमिट है, कुछ हैं लूप होल्स हैं अपने टैक्सेशन में जो देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट भी जानती है लेकिन उनको ठीक करना बात पड़ता है, है। ठीक बात इसी का फायदा लोग जो जिनके मन में चोर है वो उठाते हैं, लेकिन सीए कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप चोरी करो। कुल मिलाकर दोस्तों सीए जो है नोबल प्रोफेशन है और क्लाइंट के मन में चोर होता है, सीए के मन में नहीं होता है। तो सीए को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है सर ने। और नहीं इस नहीं प्रोफेशन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं इस डिफेंड प्रोफेशन नहीं पे कर रहा हूँ, इस ये प्रोफेशन पे काफी नोबल प्रोफेशन है। और यहाँ पे इस जो प्रोफेशन पे जो लोग आरोप लगाते हैं उसको डिफेंड किया आपने, ये मैं कह रहा जी था। सीए का काम है कि टू अबाइड बाय द लॉ, जो कानून बने हुए हैं। इनकम टैक्स में अगर मान लीजिए कैश की लिमिट बांधी गई है, उसके ऊपर आप कैश किसी को पेमेंट कर रहे हो तो सीए बोलेगा नहीं मत करो, इतना नहीं कर सकते आप। ठीक आप बात है, उसको नियम बताना है। हाँ, जो नियम है वो बताना है। हाँ, अब उस नियम को किस तरह तोड़ मरोड़ करके जो क्लाइंट है उसको उपयोग करना चाहता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ टीडीएस है, टीडीएस कई लोग 194 सी में 1% काट रहे होते हैं कि सामने वाले को कम टैक्स लगेगा, जबकि वो प्रोफेशनल में 194 जे में 10% आना चाहिए। तो ये सीए बताता है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको सही ऐसे करो। यहाँ पे सीए का काम चोरी करना नहीं होता है, बल्कि लॉ के हिसाब से चलना बताना होता है, गाइड करना होता है। कंसल्टेंसी के चार्ज इसीलिए लिए जाते हैं। टू अबाइड बाय द लॉ, ये सेंटेंस आप याद रखिएगा। और मैं अब चाहता हूँ कि अब जाते जाते अपने व्यूअर्स में जो बच्चे हैं, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ शुभकामनाएं दीजिए और कुछ टिप्स दीजिए। जो आप बार बार कह देते हैं कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि वो सीए को जल्दी क्रैक कर सकें ऐसे। जो मेरे जूनियर्स हैं 11th में 12th में जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है और जो सीए बनना चाहते हैं, मैं उनको बहुत सारे गुड विशेस देता हूँ। और बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा करियर है। अगर आप करना चाहते हैं और एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अंदर से ही 2-4 महीनों में पता चल जाएगा कि अब मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही आपको पता चलेगा, आप इनर फीलिंग जो रहेगा उसके हिसाब से चलिए। सीए बहुत अच्छा है। आप एक बात मैं कहना भूल गया था, हमारे में एक आर्टिकलशिप होती है जिसमें आप एक सीए के अंडर में काम करना सीखते हैं। देखा जाता है जो दूसरे लोग एक्सेल हो गया या टैली हो गया या दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, उसके पैसे देते हैं और जाके सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या रहता है, हमें आर्टिकलशिप के अंदर किसी फॉर्म में हम जाते हैं, वहाँ पे हमें सिखाया जाता है। अगर आपको नहीं भी आता है, ऐसा आजकल तो ज्यादा बच्चों को आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है वहाँ पे भी सिखाया जाता है सब कुछ। तो इसकी वजह से हम लोग वेल ट्रेंड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, आप जाइए सीए परस्यू कीजिए। जब आप सीए करके बाहर आएंगे तो आप इतने परिपक्व होंगे कि आप जाके करोड़ों का जो टर्नओवर लेके कंपनी चल रही है ना, आप उसमें काम कर सकते हैं। टिप्स आप बताएं, टिप्स 2-3 टिप्स बताइए कि कैसे बच्चे टिप्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। टिप्स ऐसा है कि आप सबसे पहले तो रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग भी रेगुलर करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप अगर आप कर रहे हैं, मतलब ऑफिस जा रहे हैं और वो कोचिंग जा रहे हैं, तो इसका तालमेल बना के रखना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए कि आप कोचिंग जा रहे हैं, ऑफिस स्किप कर रहे हैं, या ऑफिस में जाने की वजह से आर्टिकलशिप कोचिंग स्किप कर रहे हैं। दोनों का तालमेल बना के चलना पड़ेगा। सबसे चीज है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हार नहीं माननी है। अगर आप, हमारे में एक बहुत अच्छी कहावत है, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर मई के बाद नवंबर होता है। अच्छा। तो याद रखिए इस चीज को। अच्छा। अगर किसी भी वजह से लाइफ में अगर फेलियर है तो उसको एक ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म होगी, वैसा मत सोच के चलिए। एक बहुत अच्छा लेसन है, आप उसको लेके आगे बढ़िए। आप कंटिन्यू करिए अपने स्ट्रगल को, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो दोस्तों आप ये जरूर याद रखिएगा, कुछ इस पॉडकास्ट से जो भी आपको मिला हो, लेकिन मई के बाद नवंबर होता है,
ये लाइन आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, आप भारत आए और मुझे लगा कि आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, तो हमने इसी लाइट में और इसी स्टूडियो में नहीं किया, घर पे किया है। सर आए हुए थे तो तो फिर जब आप इंडिया आए तो फिर आपसे एक स्टूडियो में हमें अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर किया कि वो अपने ध्येय के प्रति, अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रूप से लगे रहें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विवेक।